आज का जो पहले तो मेरी आवाज़ पीछे पहुंच रही है, मेरी आवाज़ पीछे पहुंच रही है। थैंक यू। आज का जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ मैं हिंदी में बात करता हूँ, सॉरी, जिसे आई ओपनर कहते हैं कि हमें पहले ही नहीं मालूम था, ये अब मालूम पड़ा है। पिछली बार जो मेरा प्रेजेंटेशन था उसमें हमने बताया था कि पृथ्वी का जन्म कब हुआ, पृथ्वी पर लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, और उसके बाद जो जानवर पैदा हुए, चिड़िया, फिश, वहाँ पर वो बिलियंस ईयर्स की बात थी। बिलियन का मतलब है एक के आगे 9 शून्य। तो जैसे 5 बिलियन कहेंगे तो हमारे 5 के आगे 9 जीरो। आज हम बात करेंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स। उसका मतलब है एक के आगे 6 शून्य। About 15 million years ago, according to scientists, about 15 million years पहले एक था, वो सभी का वंशज माना जाता है। वो वंशज एप्स का भी था, जैसे हमारे आजकल मॉडर्न एप्स हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी, रैंगुटान एंड बबून्स, और दूसरी तरफ हम ह्यूमन। तो जो सबसे पहले जो एप था वो सेंट्रल अफ्रीका में पेड़ों के ऊपर रहता था। उसकी हाइट टो टू हेड करीब 2.5 फीट थी। 50 के करीब उसका 50 पाउंड के करीब उसका वेट था, और वो पेड़ों पर रहता था। उसका ब्रेन जो था बहुत छोटा था, 100 सीसी से भी कम था। आजकल के जो हम इंसान हैं उनके ब्रेन का साइज है 1000 सीसी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। 1000 सीसी टू 1300 सीसी है। तो देखिए, जहां 100 था वो बढ़कर 1300 हो गया। उसके बाद दूसरा एप आया। वो पेड़ों के बजाय जमीन पर रहता था, और ग्रासलैंड में जो भी ग्रास मिलती थी, उसे जो भी मिलता था वो उसका आहार था। वो उसका ब्रेन बढ़कर करीब 200 सीसी हो गया। तो धीमे धीमे जैसे एप्स की पैदाइशी बढ़ती गई, पहली श्रेणी से दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी में का जो एप था उसके बाद जन्म हुआ, तो उसका जो ब्रेन था करीब 300 सीसी का था।
और वो कभी कभी अपने 2 पैरों पर खड़ा हो जाता था, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग नहीं था। उसमें कुछ लक्षण थे, उसका ब्रेन थोड़ा बड़ा हो गया, कभी 2 पैरों पर खड़ा हो गया, जैसे कि लॉन्ग कभी कभी खड़ी हो जाती है, देखने लगती है, तो उस तरह से। और जो चौथे नंबर की जब पैदाइशी हुई हिप्स की, तो वो खड़ा हो सकता था और थोड़ी दूर चल भी सकता था, और उसका ब्रेन भी 300 सीसी के करीब हो गया, और वो कुछ टूल्स बनाने लगा। टूल्स का मतलब उसने पत्थर लेके किसी पे फेंक कर मार दिया। तो उसको जो पत्थर थे उनको ऐसा नहीं कि उसने क्या कहते हैं शार्प किया, कोई ऐसा नहीं था। वैसे आजकल भी ये लक्षण दिखाई देते हैं, लोग अपनी छतों पर ईंट और पत्थर इकट्ठा करके फिर नीचे वालों पर मारते हैं, तो ये बहुत पुरानी बात है। तो उसका ब्रेन भी बड़ा था, वो टूल्स की तरह पत्थर भी यूज करने लगा दूसरों को फेंकने के लिए, मारने के लिए। यहाँ पर पूरे लक्षण, पूरे तो नहीं कहना चाहिए, ज्यादातर लक्षण ह्यूमन बीइंग्स के थे और साथ साथ एप्स के भी थे। तो यहाँ पर सेपरेशन शुरू हुआ, ह्यूमन बीइंग एंड एप्स। ये मॉडर्न एप्स जैसे मैंने पहले बताया था, गोरिल्ला, चिंपैंजी, रैंगुटान, बबून्स, वो एक शाखा वहां से शुरू हुई, दूसरी तरफ ह्यूमन बीइंग्स की शाखा शुरू हुई। उसके ये जो हुआ, शुरू हुआ था अबाउट 15 मिलियन अगो, और यहाँ तक आते आते जब सेपरेशन हुआ तो वो करीब 5 मिलियन है। तो देखिए 15 से 5 तक आने में 10 मिलियन ईयर्स लग गए, बहुत लंबा अर्सा। उसके बाद दूसरा जनरेशन आई इसकी 472 about 3 मिलियन ईयर्स अगो। ये जो एप था, और एक्चुअली एप नहीं था, ये ह्यूमन बीइंग था, इसका ब्रेन बढ़कर करीब करीब 400 सीसी हो गया। ये पैरों पर थोड़ी दूर जाने लगा, उसके साथ साथ ये पॉलिश्ड स्टोन के टूल बनाने लगा, complex tool and using those tools। तो ये ऑलमोस्ट पूरा ह्यूमन बीइंग था। इसके बाद about 2.8 मिलियन ईयर्स अगो पहले ह्यूमन बीइंग, फुल ह्यूमन बीइंग, जिनकी शक्ल हमारी जैसी थी, बिल्कुल हमारी जैसी नहीं थी लेकिन इंसानों की शक्ल थी, वो दूर तक पैरों पर जा सकते थे, उनका ब्रेन बढ़कर करीब 500 सीसी के करीब था। तो करीब करीब वो पूरे ह्यूमन बीइंग थे।
और वो दूर तक जा सकते थे। तो सबसे इंसान की सबसे बड़ी और किसी भी जीव की सबसे बड़ी जरूरतें होती हैं। एक होती है फूड, खाना, और दूसरी होती है सिक्योरिटी, अपने को कैसे बचाना। तो ये जो इंसान था वो ग्रुप में रहने लगा, बड़े बड़े झुंडों में रहने लगा, और ये दूर दूर तक खाने की खोज में जाने लगा। ये यूरोप तक गया, यूरेशिया तक गया। यूरोप और एशिया का पार्ट जो सोवियत यूनियन है, इराक है, दैट एरिया। तो जब वहाँ पहुँच गया ये, तो इसने हंटिंग शुरू की। हंटिंग में बड़े बड़े जानवरों को ये मारते थे। उसी जमाने में, उसी टाइम में, करीब 2 मिलियन को हम जैसे इंसान पैदा हुए। उसी में से जेनेटिक चेंज, और उनका ब्रेन करीब 600-700 सीसी हो गया। वो दूर तक जा सकते थे। सबसे बड़ी बात उनकी थी कि उनको जो भी खाने के लिए मिलता था वो सब खाते थे, छोटे जानवरों को भी, बड़े जानवरों को भी, खुदाई करके रूट्स को भी। ये भी जब चलकर यूरोप पहुंचे तो यहाँ दोनों पहली जो जनरेशन थी वो कराती थी नीएंडरथाल, और ये जो दूसरी है, जैसे हम और आप हैं, ये होमो सेपियंस। ये साइंटिस्ट ने नाम दिए हुए हैं। उसका हमारे और आपके जीवन में कोई ज़्यादा उसका महत्व नहीं है, इसीलिए मैंने नाम नहीं बताए हैं, एक जनरेशन के, दूसरी के, तीसरी के, तो वो सीक्वेंस में बता दिया है मैंने। जब होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे तो ये नंबर में ज़्यादा थे। नीएंडरथाल डार्कर कलर, अफ्रीकन लाइट, तो जब वो ये लोग थे वहाँ पर होमो सेपियंस, तो दो बातें बताई मैंने। एक तो ये का ब्रेन बड़ा था, दूसरा ये सब कुछ खाते थे। तो जब यूरोप पहुंचे तो नीएंडरथाल, उनका संख्या कम थी, तो इंटरब्रीड किया, उसमें से होमो सेपियंस के वो ज़्यादा थे तो उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। वो सभी कुछ खाते थे, तो जो भी रिसोर्सेज थे वो भी कम हो गए। तो फाइनली नीएंडरथाल lived वो 300,000 to 30,000 years ago वो disappeared। लेकिन वो हमारे लिए इंटरब्रीडिंग की वजह से हम सभी में करीब करीब आज भी 2 to 4% हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो नीएंडरथाल की वजह से है। तो अभी भी समथिंग जेनेटिक स्किल भी कैरी।
Now comes up. कहाँ कहाँ भी गए Homo sapiens, then they migrated further. वो इंडिया की तरफ भी गए और वहाँ से वो about 60,000 years ago देखिए जो आजकल हम नक्शा देखते हैं दुनिया का, उस समय ये नक्शा नहीं था, वो दूसरी तरह का था, बाद में चेंजेस होते रहे। तो उसकी about 60,000 years ago they crossed from India to Australia and went to China. Or through the Bering Sea, there was a land there at that time, they crossed into North America. And they get about 30,000 years ago, people came to North America. From there, they migrated slowly to North America, then Central America, then South America. जेनेटिकली आप देखिए वो वैसे ही हैं जैसे हम, लेकिन उनके फीचर्स वो बदल गए। वो तो एक कोल्ड क्लाइमेट की वजह से विंटर में रिफ्लेक्शन काफ़ी होता है सूरज का, तो अक्सर यूँ करके देखते हैं लोग, तो वो फाइनली यू चेंज योर फीचर्स एंड मेकअप। This is, I am coming to little difficult topic. देखिए जब लोग ग्रुप में रहने लगे तो उनमें कोई लैंग्वेज नहीं थी, कुछ भी नहीं था उस जमाने में, तो उसकी वजह से साइन लैंग्वेज थी, लीडर थे जो ग्रुप को लीड करते थे। तो बाद में सोसाइटी शुरू हो गई, छोटे छोटे ग्रुप शुरू हो गए, सेटलमेंट शुरू हो गए। सेटलमेंट शुरू होने से ग्रुप लीडर जो भी होते थे उनको कुछ विशेष पावर मिली। कुछ परेशानियां भी खड़ी हो गई, जैसे बादल गरजने लगे तो बरसात हो गई, कभी दिन हुआ तो गर्मी हो गई, कभी सर्दियों में बर्फ पड़ने लगी। तो लोग सोचने लगे ये क्यों हो रहा है। जब तक ब्रेन छोटा था तब बात दूसरी थी, जब ये शुरू हो गया तो स्पिरिचुअलिटी शुरू हो गई। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम और आप सोचते हैं भगवान के बारे में, और जब स्पिरिचुअलिटी शुरू हो गई तो कुछ प्रैक्टिसेस भी शुरू हो गई। वो प्रैक्टिसेस ग्रुप प्रैक्टिस हो गई, बाद में वो रिलीजियस प्रैक्टिस शुरू हो गई। दुनिया में जो सबसे पुराना धर्म है वो है हिंदुइज्म और सनातन धर्म। सनातन धर्म की प्रैक्टिस और 50,000 ईयर्स से पहले स्टार्ट हुई। बाद में वो प्रैक्टिस रेगुलर प्रैक्टिस हो गई। In the civilization of 10,000 years ago,
तेजबल साइट इन इंडिया, जब ये इंडिया लोग पहुंचे तो भोपाल के नॉर्थ में एक साइट है, कार्बन डेटिंग के अनुसार इट्स अबाउट 15,000 years ago. It's called भीमपाटका, यूनेस्को प्रोटेक्ट साइट है। उसके बाद जो सबसे पुराना सनातन धर्म, उसके बाद है ज़ोरास्ट्रियन। ज़ोरास्ट्रियन आपने सुना होगा शायद कहानी, बेबीलोन हैंगिंग गार्डन, कितने लोगों ने सुना है? हाँ, तो वो जो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन था, वो प्रैक्टिस शुरू में उसकी प्रैक्टिस शुरू हुई जहाँ पर दजला फरात नदियाँ मिलती हैं इराक में, वहाँ पर उसी एरिया में बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन थे, और वो प्रैक्टिस किया जाता था ईरान में, इराक में और आसपास के लोग थे। उसके बाद जो रिलीजन है वो है शैमनिज्म। शैमनिज्म का मतलब आप जानते हैं? नहीं। शैमन वो होते हैं जो आदिवासी लोग थे उस जमाने में, आज भी है, जैसे हमारे नेटिव पीपल हैं, तो उनमें शैमन होते हैं जो रिलीजियस पुजारी या कहिए कुछ भी कहिए। उसके बाद जुडाइज्म शुरू हुआ। अब्राहम उसके जूइश रिलीजन के उन्होंने शुरुआत की अबाउट 5,000 years ago। और उसके बाद दूसरे रिलीजन आए जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा स्पिरिचुअल दो आजकल के जो इंसान हैं, about 10,000 years ago or more, हमारे दो विचार शुरू हो गए। एक, हम इंसान हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ब्रेक बढ़ता गया, हम सोचते गए, करते गए। दूसरा, हमारा स्पिरिचुअलिटी शुरू हो गई। हम अंदर से कुछ फील करने लगे, कुछ बाहर की चीज़ों को देखकर, और हमारा जो ईश्वर में विश्वास है वो शुरू हो गया। देखिए, दोनों ही चीज़ें जरूरी है। ब्रेन को काम करना भी जरूरी है, उसके साथ साथ हम इंसान हैं, तो दूसरा पार्ट हमारा धर्म का भी है, जिससे हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे हमको शांति मिलती है, आराम मिलता है, और उसकी वजह से हम काम भी कर सकते हैं। और जैसा बात हो रही थी, हम पढ़ने को जाते हैं, फिर नौकरी की तलाश में जाते हैं, सो एंड सो। इसको लेते हुए अब मैंने पहले बताया था कि अब हम लोगों का ब्रेन काफ़ी बड़ा हो गया है, अप टू 1300 cc। तो हम नई नई चीज़ें सोचते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, और आजकल तो AI के अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ बनाने लगे हैं वो है लड़ाई का सामान। बॉम्ब बनाने लगे हैं, एयर कार बनाने लगे हैं, मिसाइल्स बनाने लगे हैं।
अब ये पता नहीं कि कहाँ पर पहुँचेंगे हम, क्या होगा। मेरे ख्याल से शायद जैसे एक जनरेशन 15 ईयर से शुरू हुई थी, उसके बाद ख़त्म हो गई, फिर दूसरी शुरू होगी पर ख़त्म। हो सकता है कि हमारी जनरेशन भी इसी ओर जा रही हो, भगवान करे नहीं, बट हू नोज़। अब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो अगली बार मुझे मौका मिला बोलने का तो आप बताइए, आज ही बता दीजिए कि आप किस सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन सेशन में स्टार्स में बिलीव करते हैं पर डॉक्टर जी। एक बार कहूंगा कि जरा जोरदार ताली बजाइएगा। वैसे तो शेयर नहीं करना चाहिए, आजकल मेरे यहाँ भी विजन की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो ही मेरे भाई पावस की भी है। कितनी मेमोरी है, आपने देखा कि कोई कागज इन्होंने सामने नहीं रखा, ये एज पर मेमोरी है। इनका इतना बढ़िया दिमाग काम करता है, मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक बार जोरदार इतना शार्प बने, इतनी चीजें याद रखनी, ये सिर्फ इनका काम है। बहुत हिम्मत करते हैं। मेरे से एक दिन कहने लगे कि डॉक्टर सवरवाल रहने दो। मैंने कहा जब एक्टिव रहोगे ना, उम्र बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगी। आज बहुत अच्छा लेक्चर दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं यही देख रहा था कि अब डेवलपमेंट बता रहे हैं कि कहां तक हो गई। ये साइंस का जितना फायदा है उतना इसका नुकसान भी है, डिस्ट्रक्शन भी है। अगर हमारा दिमाग डिस्ट्रक्शन की तरफ चल पड़ा, हमने किया, तो ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सिर्फ 2 एटम बम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर यूएसए ने गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी अगस्त में, और उसने घुटने टेक दिए थे। अब फिर वार शुरू हो गई है, अब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स भी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक वो मार करती है। ईरान इसलिए परेशान हो रहा है कि उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ईरान से 12,000 किलोमीटर दूर यूएसए के ऊपर अटैक कर सके। तो उसने एक काम करना शुरू किया कि तुमने जितने अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज में बना रखी है ना, सिर्फ उन्हीं पे वो बम मार रहा है और कर रहा है। लेकिन ये वही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ये जो है वो अगर डिस्ट्रक्शन की तरफ चली गई तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगी। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे क्लब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये बताया कि कहाँ हम स्टोन एज से गए थे, कहाँ हम जंगलों में रहते थे और कहाँ हम डेवलपमेंट में यहाँ तक पहुँच गए कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे ऊपर भी जाना जो है वो शुरू कर दिया है। अब फिर चंद्रमा के ऊपर बहुत गैसेस और ये जी अभी क्वेश्चन का
मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अप्रैल में बैसाखी होती है। एक तो ये 22 अप्रैल को हम एनुअल जनरल मीटिंग होगी हमारी, और 24 को हम बैसाखी का फंक्शन करेंगे यहाँ पर। उसके कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ ये है कि ये देखने के लिए कि कितने लोग आएंगे। एक तो हम ऐप के ऊपर डाल देते हैं क्या आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक अब हम जो है वो टिकट देंगे आपको, उसको संभाल के रखिए और टिकट को लेके आइएगा, उससे एंट्री होगी। इट इज ऑल फ्री, उसको कलेक्ट कर लीजिए। फ्राइडे को गुड फ्राइडे है, डू यू नो कि कमरा अवेलेबल नहीं है। इस फ्राइडे को कोई मीटिंग नहीं है। वी आर मीटिंग ऑन वेडनेसडे ऑनवर्ड हम आपको वो टिकट दे देंगे, एंट्री टिकट, और उसको संभाल के रखिएगा। और हम वो कर रहे हैं। अब मैं मिसेस कोहली से कहूँगा। There was a question here. हाँ, क्वेश्चन प्लीज। मेरी हिंदी इन्नी चंगी नहीं हैगी, but I'm trying to do it. आपने बड़ा स्टैप बाय स्टैप जिथे असी अज पहुँचे हाँ दसिया बड़ी डिटेल दे नाल, English में बोलिए। पर रिलीजन ਜਿਹੜੇ ग्रंथ हैगे ने उन्हां दे विच ਇਹਦੇ बिल्कुल उल्ट दसिया गया बई बंदा पैदा होया ਜਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ठीक है। पर ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲਰ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਚਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਦੇ ਕਮ ਇਨਟੂ ਦ ਵਰਲਡ। ऐसा है कि एक और चीज है, इंसान में नहीं जितने भी जीव हैं उनमें एक और चीज है, सेल्फिशनेस। और उसकी वजह से जो आपने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान वो सब, ये लड़ाइयाँ भी उसी की वजह से हो रही हैं। लेकिन जो धर्म की बात है वो हमारे अंदर की बात है, वो आस्था की भी बात नहीं है, वो भी हमारी नीड है। वो नीड हमारा ये ब्रेन डिसाइड करता है कि वो नीड क्या है, कैसे है। कभी आप परेशान होते हैं तो हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेते हैं, कभी आपके ऊपर दूसरी परेशानियां बीमारियां कोई भी हो, उस समय आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो इसको डिफाइन करना है कि क्या कारण है, कैसे हो, कैसे रिलीजन शुरू हुआ, ये एस्टिमेट है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि जिसने कहा वो ठीक ही है, लेकिन जो आपने सोचा कि मेरे लिए ये ठीक है वही ठीक है। मैं बस इससे ज़्यादा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी चीज़ें वक्त के हिसाब से डेवलप हुई, रिलीजन भी हुआ, फेथ हुआ, और उसके बाद नेशनैलिटी हुई। वी आर कैनेडियंस, वी आर इंडियंस, तो हमारे वो उसमें बहुत सी चीज़ें डेवलप हुई, धीरे धीरे ये बहुत डेवलप हुई। सो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।